और आपकी जो इंस्पायर हुए हैं इस फील्ड में आने के लिए, मयूरभंज छौ के एक आपने गुरु के, आप कैसे इंस्पायर हुए सर आप? मेरा तो मयूरभंज छऊ में आना शुरू हुआ साल 1980 को, जब मैं निमापड़ा कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके संगीत महाविद्यालय में एडमिशन लिया। तो मैं एक्टिंग करने के लिए आया था, क्योंकि मेरा कॉलेज करियर में करीब जो ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था, एक्टिंग मेरा बहुत अप्रिशिएट करते थे। जो सेगमेंट्स है उफली आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा सा आगे समझने में इजी होगा। जो सेगमेंट्स है आपकी मयूरभंज छौ के सेगमेंट्स है, तभी ये समझ में आया कि मतलब ये उफली वर्ड क्या है, ये उफली किस फॉर्म को हम बोलते हैं, थोड़ा सा आप जी जी। एक्सप्लेन करेंगे। उफली में कुछ कैटेगरीज है। ये भी अनुकरण है। सुबह से शाम तक जो कार्यक्रम होता है, हाउस होल्ड वर्क होता है, इसको लेके उफली बनाया गया। जैसे कि गोबर उठा, सुबह गांव का नारी जो नित्य कर्म होता है, हाँ, जैसे काम वो होता है। काव शेड जाके काव डंग उठाते हैं, जो गोबर उठाते हैं, गोबर उठा, गोबर गोला, जो पानी में इसको घोलते हैं, छोड़ा दिया, इसको आंगन में छिड़कते हैं। बाद में खर का मतलब स्वीपिंग करना, झाड़ू लगाना। हाँ। बाद में जो चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा है, इसको लिपाई करना। बार बार मेंटेनेंस नहीं होने से तो खराब हो जाएगा चूल्हा। फॉर्म को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम आपके उड़ीसा में हम कटक देखें या भुवनेश्वर देखें, जो अलग स्टेट है, अगर वहाँ किसी बच्चों को बोलें कि आपको डांस घर में भी अगर बात करें कि डांस सीखना है बच्चों को, वो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म को बोलेंगे या ओडिसी बोलेंगे। बस। जबकि उड़ीसा में एक दो क्लासिकल डांस अगर हम जानते हैं तो एक जो मयूरभंज छौ है, एक ओडिसी है। तो इसको दोनों को सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए इंटरनेशनल स्टेज में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों को सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जब हम डांस फॉर्म ये करते हैं तो इसमें जो पैर की पोजीशन होती है उसमें साउंड नहीं आता है, आप बहुत स्लो मूवमेंट होती है, जैसे मार्शल आर्ट जैसे आपने बताया। तो ये मार्शल आर्ट से जैसे आया हुआ है, वहाँ के लोग जब युद्ध कला से ये चीज़ आया हुआ है। तो अभी जो मैं देखता हूँ, जो साउंड की बात आती है, घुंघरू भी लगाते हैं, इस पे पैर पे घुंघरू लगा के भी परफॉर्म करते हैं। हाँ, घूंघर एक्चुअली मेरा ख्याल से घूंघर पहनना नहीं चाहिए। नमस्कार एंड वेलकम टू डेज स्पेशल एपिसोड। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी पारंपरिक कला की ओर जिसमें शक्ति भी है, शौर्य भी है और कला का कोमल स्पर्श भी, मयूरभंज छौ। और इसकी अद्भुत कला को देश विदेशों में एक नई पहचान दिलाने वाले गुरु सदाशिव प्रधान। श्री सदाशिव प्रधान मयूरभंज छौ के सबसे सम्मानित गुरुओं में से एक हैं। उनके प्रभावशाली मंच प्रस्तुतिकरण, गहन समझ और दर्शकों को साधने के साथ साथ उन्होंने इस कला को एक ऊंची उड़ान दी है। उनका नृत्य केवल गतियों का संयोग नहीं, बल्कि एक जीवित कथा होती है जिसमें वीर रस, भक्ति, मैथोलॉजिकल और आध्यात्मिक सबका समागम एक जगह देखने को मिलता है। एक कला शिक्षक, शोधकर्ता और कोरियोग्राफर के रूप में उन्होंने दुनिया को छौ को समझाने और दिखने का नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने न केवल शास्त्रीय त्वचा और अध्ययन किया है, बल्कि इस मार्शल युद्ध कला को भी, स्वरूप की गहराइयों को भी परखा है। प्रस्तुतियों चाहे खजुराहो नृत्य समारोह, धौली महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर बार दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उनके असाधारण योगदान के लिए उन्होंने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो भारत कलाओं का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह सम्मान उनकी तपस्या, साधना और उनके समर्पण को गहराई की प्रतीक है। आज की इस एपिसोड में हम उनकी जर्नी को समझेंगे। हाउ ही बिगिंस, क्या चीज़ उन्हें इंस्पायर करती है और कैसे उन्होंने मयूरभंज छौ को एक ट्रेडिशनल कला के से लेकर ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ मूवमेंट में बदल दिया है। मैं देवाशीष, क्रिएटिव माइंड इंडिया पर आपका स्वागत है। आज मेरे सामने जो गेस्ट बैठे हैं वो छौ डांस, मयूरभंज छौ डांस के गुरु हैं
सदाशिव प्रधान जी सामने बैठे हैं और देर नहीं करते हैं, जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो सर आपको यहाँ आने के लिए सर मैं बहुत आभार हूँ आपके। पहली बात तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आपकी जो जर्नी है और आपकी जो इंस्पायर हुए हैं इस फील्ड में आने के लिए, मयूरभंज छऊ के एक आपने गुरु कि आप कैसे इंस्पायर हुए सर आप? मेरा तो मयूरभंज छऊ में आना शुरू हुआ साल 1980 को, जब मैं निमापड़ा कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके संगीत महाविद्यालय में एडमिशन लिया। तब मैं एक्टिंग करने के लिए आया था, क्योंकि मेरा कॉलेज करियर में मैं करीब जो ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था, एक्टिंग मेरा बहुत अप्रिशिएट करते थे। और हमारे यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ा रहे थे एक लेक्चरर संपत महापात्र, इन्होंने मुझे कहा कि सदाशिव तुम अच्छा एक्टिंग कर रहे हो तो एफटी चला जाओ। जब मैंने घर में कहा, बड़े भाई, हमारा तो जॉइंट फैमिली था, तो बड़े भाई ने मुझे कहा कि देख, हम एक ही गवर्नमेंट जॉब में मैं हूँ और कक्षा 1 से मैं एमए तक हमारे घर में पढ़ाई करते हैं, तो तुम ऐसा करो, हमारा भुवनेश्वर में घर है, जो पढ़ाई करने जा रहे हैं तुम्हारा सब भतीजा भतीजी ये सब है, सीनियर के नाते तुम उधर रहो और संगीत महाविद्यालय में पढ़ाई करो। तो मैंने संगीत महाविद्यालय में नाटक विभाग में एडमिशन लिया। तो 1 साल के अंदर मुझे लगा कि छऊ डांस अगर मैं करूँगा तो डांस के साथ मैं एक्टिंग कर पाऊँगा, लेकिन अगर एक्टिंग करूँगा तो डांस नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं 1 साल के बाद छऊ डांस डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर लिया। तो उड़ीसी को उड़ीसा में जैसे है, लोग जनरली जानते हैं उड़ीसी डांस, गोटीपुओ। तो मयूरभंज छऊ के जाने के पीछे कोई रीज़न है क्या? मतलब आप उस डांस फॉर्म को नहीं पकड़ के आप मयूरभंज छऊ को डांस में पकड़े हैं? देखिए, ओडिसी तो सभी जानते हैं कि ओडिसी शुरुआत हुआ पुरी जिला में। महारी और गोटीपुओ, ये 2 फॉर्म ओडिसी का पेरेंट फॉर्म है। ये बाद में कटक जयंतिका में ओडिसी क्लासिकल हुआ। लेकिन छऊ एक ऐसा कला है जो मयूरभंज में शुरू हुआ। कोई लोग बोलते हैं कि सरायकला से माइग्रेट हुआ मयूरभंज तक, लेकिन मैं मानता नहीं, क्योंकि मयूरभंज और सरायकला छऊ में बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि मयूरभंज गुरु लोग और जो रिसर्चर, ये सब लोग कहते हैं कि हमारा जो छऊ शब्द, इसका उत्पत्ति हुआ छावनी शब्द से, कोई कहते हैं छऊ का शब्द से, कोई कहते हैं छैछटक से, कोई कहते हैं छौरी शब्द से। छौरी मतलब जो युद्ध कला के जो हाँ, युद्ध करने के समय में सांजू वगैरह पहनते हैं, इसको छौरी कहते हैं। और जो ढाल यूज करते हैं, इसको भी छौरी कहते हैं, इसको भी छौरी कहते हैं। छावनी तो आप जानते हैं, छावनी सैन्य छावनी होता है जहाँ सैनिक जहाँ रहते हैं। हाँ हाँ, जो जहाँ युद्ध करने के लिए जाते हैं, और रात को तो युद्ध नहीं होता था, तो रात को ये सब अपने अपने के बीच में थोड़ा द्वंद्व युद्ध करते हैं, ताकि युद्धक्षम रह सके, बॉडी फिटनेस रह सके। और छऊ का तो आप तो जानते हैं, छऊ का जो बिल्ली को मारने जाते तो वो चला जाता, मतलब चकमा देके। हाँ हाँ हाँ, वो छऊ का। और छई छटक, छई और छटक, ये 2 शब्द वही है, चतुरता। तो ये जितने शब्द है
छावनी हो, छौरी हो, छौछटक हो या छौका हो, ये सब वार रिलेटेड शब्द है। तो हमारा मयूरभंज छऊ हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि रोकमार नाच से छऊ का प्रभावित है या वहाँ से आया? हाँ, छऊ का शुरुआत हुआ। मतलब कैसे हम डिफेंसिव होते हैं और ऑफेंसिव होते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं और कैसे वार करते हैं। हाँ। ये जो टेक्निक, ये सब युद्ध कला के अंदर आता है। और सराय कला का बात तो अलग है। सराय कला लोग कहते हैं कि छाया और छवि, कोई लोग कहते हैं, सुनील कोठारी जी का लिखा में है कि वो कहते हैं छद्म। तो अपना ओरिजिनल शक्ल को ढक के एक मास्क के अंदर जो एक्सप्रेशन, वो सरायकला छऊ होता है। और डिफरेंट ये है, आप देखिए मयूरभंज छऊ, सरायकला छऊ और पुरुलिया छऊ, ये दोनों छऊ में सिर्फ हमारा रिस्ट दिखता है और पैर दिखता है, और सब कस्ट्यूम ऑर्नामेंट मास्क के अंदर ढक जाता है। लेकिन मयूरभंज क्या होता है, मयूरभंज में पहले तो मास्क था। हाँ, था मतलब जब महाराज कृष्णचंद्र भंज का राजत्व था, ये साल 1878 का, सिर्फ 4 साल इन्होंने राजत्व किया, 1878 से 1882 तक। अच्छा। तो इतिहास जो कहता है कि सरायकला और मयूरभंज ये सब तो नज़दीक था, लेकिन ये सब प्रिंसली स्टेट था उस वक्त। तो कोई रामहरिजीत बेवर्ता बाबू ने अपना शादी के लिए सरायकला गए थे। उस वक्त तो वही राज फैमिली के अंदर सब शादी ब्याह होता था। तो ये गए थे, उधर देख के आए छऊ। आके महाराजा जी से महाराज जी ने कहा कि महाराज, उधर एक बहुत अच्छा डांस फॉर्म है जिसमें मास्क लगा के वो करते हैं। तो थोड़ा इन्फ्लुएंस होके कृष्णचंद्र भंज जी ने शुरू किया। लेकिन पहले हमारे यहाँ परवा डांस होता था। परवा आप समझ रहे हैं ना, वो पीछे जो जैसे हम प्रभा कहते हैं ना, आजकल देखते हैं कि कोई नारायण हो और शिव जी हो, पीछे एक चक्र की जैसा एक लाइट प्रभा, लाइट प्रभा। इसको हाँ, इसको जब हम पोएटिक में, मतलब पद्य में कहते हैं, ये परभा कहते हैं। परभा बांस का कुछ छिलका में परभा का आकार तैयार करके पीठी में बांधते थे और नाचते थे। और उस वक्त ये परभा डांस होता था और रामनवमी नाट्य होता था। उस वक्त हमारा मास्क आया नहीं था। जब से बेवर्ता बाबू ने जाके महाराज जी से कहा कि ऐसे मैंने देख के आया, तो ठीक है, सरायकला से बुला लें हम कोई उस्ताद लोगों। लेकिन हमारे जितने डांस फॉर्म है सब में गुरु शब्द प्रचलित है, लेकिन छऊ में उस्ताद कहते हैं। अच्छा। पता नहीं है क्यों, शायद हिंदुस्तानी स्टाइल का कुछ इन्फ्लुएंस हुआ होगा, जो दो उस्ताद उधर से आए। ये मुगल से पहले से है ये, या मुगल राज में ही सब ये सब जो वर्ड्स है उस्ताद, ये तो नहीं, ये मुगल मुझे लग रहा है कि मुगल का काल से ये उस्ताद शब्द शुरू हुआ। हाँ। क्योंकि थोड़ा मुस्लिम इन्फ्लुएंस शायद। और वहाँ से एक उपेंद्र विश्वाल जो उनको लाया गया, उत्तर साई में इनको रखा गया। और थोड़ा लाखरा जी, मतलब जमीन जो कहते हैं ना, निष्कर भूमि, सरकार को कोई कर नहीं देना, रेवेन्यू देना नहीं पड़ता, वो ऐसे आज भी उनके वंशज
वही जमीन भोग दखल कर रहे हैं। अच्छा। और ये उपेंद्र विश्वाल जी आए उत्तर शाही में लिखा है कि वो 27 उफली सिखाया और 2-3 साल के बाद बनमाली दास नाम का एक उस्ताद या गुरु आए दक्षिण शाही में अपॉइंटमेंट हुए, उनको भी लखराज मिला और उन्होंने 20 उफलियाँ सिखाए जो आर्टिकल में लिखा है। या DN पटनायक जी लिखा है कि ऐसा है। मेरा मन में एक सवाल है, अगर ये 27 उफली सिखाया उपेंद्र विश्वाल जी ने आके, तो मयूरभंज छो में 36 उफली कैसे हुआ? ये तो सिखाया 27 और 9 उफलियाँ कहाँ आ गया? मतलब यहाँ भी रिसर्च होता था, यहाँ का गुरु लोगों ने और 9 उफली जोड़ लिया। और दक्षिण साई में भी मैं बस आपको एक टोकना चाहूँगा कि ये जो सेगमेंट्स है उफली आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा सा आगे समझने में इजी होगा। जो सेगमेंट्स है आपकी मयूरभंज छो के सेगमेंट्स है, तभी ये समझ में आएगा कि मतलब ये उफली वर्ड क्या है, ये उफली किस फॉर्म को हम बोलते हैं। थोड़ा सा आप थोड़ा सा जी, जी, एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली हमारा लिटरेचर में क्या होता है, स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है। गुरु लोगों ने कहा कि जो टबका है इसको हम स्वर वर्ण कहते हैं, और जो उफलियाँ 6 टबका होता है, 36 उफलियाँ होता है। 36 उफली को व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो टबका का मतलब हमारे यहाँ का गुरुजी जो बोलते थे, मेरा भी गुरुजी भी बोल रहे थे कि बेटा जब हम चावल पानी में जब भात के लिए डालते हैं ना गरम उबाला हुआ पानी में, तब भी सो टबक टबक जो ऊपर नीचे होता था, उसमें जो वो मारते हैं हो रहा है जैसे ऊपर नीचे, वही टबक टबक शब्द से टबका आया है। और कोई बोलते हैं अगर एक आदमी को और दूसरा पास करके आगे बढ़ जाए तो टप्पी जा, हाँ, टपकना मतलब पास का, बाईपास का। हाँ, तो ये टप्पी जाना जो है, ये उड़िया शब्द है। हाँ, उड़िया शब्द है। टपकना बोलते हैं, एक दूसरे आगे बढ़ जाना। हाँ, टपकना वही शब्द से आया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि हॉफमैन का एक एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का है। मयूरभंज में मुंडारी सांताली लैंग्वेज जो ऑलचिक लैंग्वेज और हमारा जो ओडिया, ये तीनों लैंग्वेज थोड़ा मिलावट हुआ। तो उसमें टबका का जो शब्द है एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में, उसका मतलब होता है तैरना, स्विमिंग। अच्छा। अब देखो, जब हम स्विमिंग करते हैं, ओलंपिक में आप देख रहे हैं ना कैसे आगे बढ़ते हैं कंपटीशन करके, वो जाने का ढंग क्या होता है, वेव की आगे जाता है, हाँ। फिर नीचे कभी जाते हैं, फिर ऊपर उठ जाते हैं, फिर साइड, जो कहते हैं हम फॉरवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट और साइड मूवमेंट। तैरने जब तैरते हैं तभी ऐसा ही होता है। उस शब्द से मेरा ख्याल से, क्योंकि जो 6 टबका है उसी ढंग में होता है। अच्छा। हाँ, कि साधा टबका में हमारा हम जैसे रियल लाइफ में हम पैदल में चलते हैं, तो जब राइट लेग आगे जाएगा तो लेफ्ट हाथ जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा तो राइट हाथ जाएगा। इसको थोड़ा एग्जाजरेट करके ये मूवमेंट बनाया गया। बाद में जो लहरा टबका हुआ, तालाब में स्थिर जल है, बाद में थोड़ा सा हवा चला तो उसमें वेव जो क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा वेव, मतलब लहर शुरू हुआ। और हरियाली खेत में जब हवा चलता है तभी ऐसे होता है। इसको अनुकरण करके इन्होंने लहरा टबका बनाया। अच्छा। समंदर का ढेउ जो होता है ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, बड़े
बड़े होता है। तो इसको अनुकरण करके ढेउ टोपका बनाया। और जब हम तैरते वक्त जो राइट को आते हैं, लेफ्ट को आते हैं, और इसको सराईकला में इसको कहते हैं गोमूत्र। गोमूत्र कहते हैं इसलिए कि कोई बैल जब चलता है और पेशाब करता है, तभी वो ऐसे ऐसे जिगजैग होके उसका जो मार्क बनता है ना पेशाब करते वक्त, उसको सराईकला वाले गोमूत्र कहते हैं। लेकिन हम इसको कहते हैं मोड़ा टपका। राइट मोड़ लिया, लेफ्ट मोड़ लिया, फिर राइट लिया, लेफ्ट लिया, ये हो गया 4। और एक डूबा, जब हम गंभीर जल में नीचे चले जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, ये डूबा टपका। और उसका जो हिंदी में उकसा कहते हैं, थोड़ा किसको उकसाता है झगड़ा करने के लिए, ऊपर उछलता है ना, वही उसका टपका। ऐसे ही 6 प्रकार का टपका होता है जिसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन का तो उफली आ गया। उफली में कुछ कैटेगरीज है, ये भी अनुकरण है। बहुत सारे लोग कहते हैं, गुरु लोग, राधामोहन महंती ने कहा कि क्या उपलक्षण, उपलय, ऐसे शब्द से शायद आया हुआ। ये उनका किताब जो है मयूरभंज छऊ, इट्स ग्रोथ एंड ग्रामर, ये किताब में लिखा है। लेकिन उपलक्षण ये सब शब्द मेरे ख्याल से है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे कि हमारा लिटरेचर में यूज़ करते हैं ना मेटाफर, सिमिलैरिटी से सिमिली आता है। तो शुरू से, मतलब सुबह से शाम तक जो कार्यक्रम होता है, हाउस होल्ड वर्क होता है, इसको लेके उफली बनाया गया। अच्छा। जैसे कि गोबर उठा, सुबह गांव का नारी जो नित्य कर्म होता है, हाँ, वो काव शेड जाके काव डंग उठाते हैं, जो गोबर उठाते हैं, गोबर उठा, गोबर गोला, जो पानी में इसको घोलते हैं, छोड़ा दिया, इसको आंगन में छिड़कते हैं। बाद में खर का मतलब स्वीपिंग करना, झाड़ू लगाना। हाँ। बाद में जो चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा है, इसको लिपाई करना। हाँ। बार बार मेंटेनेंस नहीं होने से वो तो खराब हो जाएगा चूल्हा, तो मिट्टी और गोबर को मिला के इसको लिपाई करते हैं। छूंचो दिया के बाद आता है बासन मांजते हैं। जो घर में रात में खाया होगा, सारे फैमिली लोग खाते हैं, इसको जमा करके रखते हैं, सुबह बर्तन को मांजते हैं। बासन मांजा एक उफली है। और एक हल्दी बटा, हल्दी जो सिलबट्टा में पीसते हैं, हल्दी बटा। हल्दी बटा के बाद ये नारी, गांव का नारी क्या करते हैं कि अपने आप धोते हैं। हाथ धोने के बाद ये हल्दी लगाते हैं और स्नान करने के लिए जाते हैं। कहाँ? तालाब को जाते हैं। तो उधर जो दांतुन यूज करते हैं, कोई करंज का, कोई बांस का, ये सब दांतुन करते हैं, दांत साफ करते हैं। जब बैठते हैं नहाने के लिए तालाब में, पत्थर के ऊपर, उधर वो झुंटिया माजा है। झुंटिया जानते हो ना? पैर में जो पहनते हैं, पैर में जो टो रिंग होता है, टो रिंग, इसमें गोबर ये वगैरह लग जाता है। तो इसको साफ करते हैं, वही दांतुन का जो ब्रश, दांत साफ करने के बाद उसमें साफ करते हैं। तो ये सारा फॉर्म है। हाँ, ये गया कितना हुआ, गोबर उठा, गोबर उगड़ा, छोड़ा दिया, खर का छुंचो दिया, बासन मजा, हल्दी बटा, झुंटिया मजा, ये चला गया 8।
सेक्शन। अच्छा। बाद में आता है जो टॉयलेटरी, हम्म। मतलब प्रसाधन। कैसे प्रसाधन करते हैं नारी लोग, हम्म। नहाते हैं। एक गाधुआ है उपली, अच्छा। मुंह पोछा, डुबकी लगाने के बाद जो मुंह में पोछते हैं, पोछा मारते हैं, मुंह पोछा। मुंह पोछा के बाद फिर बाड़ा झोड़ा, मुंह पोछने के बाद जो लंबा हेयर नारी लोग, लड़की लोगों का होता है या नारियों का होता है, इसको एक क्या गमछा में ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे झाड़ते हैं, हाँ। फ्री करते हैं पानी से। इसके बाद सिंथा फाड़ा, इसको कहते हैं सिंथा कहते हैं ना, इसको दो हिस्सा करते हैं जब, इसको सिंथा फाड़ा उपली कहते हैं। पैर उठता है ऐसा करता है, पैर ऐसा करता है, अच्छा। सिंथा फाड़ा। बाद में फिर पैर में सिंदूर पिंधा, यहाँ सिंदूर लगाते हैं ना, हाँ। जो विवाहिता हाँ। नारी ये सिंदूर लगाते हैं ना, ये सिंदूर पिंधा है। तो पैर के फॉर्म होते सारे। हाँ, ये सब हाथ में तो सोड़ होता है और ढाल होता है लेफ्ट में। हाँ। इसमें ये सब सिंदूर लगाते हैं पैर में, पैर सीधा तो डे ता डेन, इतना ऊपर तक। हाँ हाँ पैर आता है। यहाँ होता तो मैं करके दिखा देता। अरे आपका वीडियोस भी डालेंगे, वीडियोस सर का वीडियोस होंगे तो वो डालेंगे। नहीं, मैंने जो दिया उसमें भी है सिंथा फाड़ा, सिंदूर पिंधा। हाँ, फिर इसके बाद सूखा हुआ साड़ी बदलते हैं और उड़नी छटा, जो उड़नी जो पहनने के बाद उड़नी छट करके ऐसे करते हैं ना, इसको उड़नी छटा कहते हैं। तो इसके लिए तो फिटनेस तो पूरा प्रॉपर चाहिए होगा, और ये बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद आता है कुछ, ये तो नारियों का गया, और कुछ आता है पुरुषों का। कंटा कटा, कंटा फिंगा, कंटा निका, बोता चिरा। अच्छा। ये पुरुषों का काम है। खेती में काम करते हैं, जब पगडंडी होता है ना, उसमें कांटा हाँ। ये करते हैं। हाँ। जो बड़ा बड़ा पीस होता है इसको दूर तक फेंक देते हैं। हाँ। कंटा फिंगा, कंटा निका। कंटा निका मतलब जो छोटा छोटा नीचे गिरा, इसको छांट के पगडंडी के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। कंटा कटा, कंटा फिंगा, कंटा निका और बोता चिरा। जाके बांस का कोई मतलब हम बैरिकेड बनाना है, कोई गाय भैंस घुस जाएंगे खेती के अंदर, फसल को खराब करेंगे, तो इसलिए बांस काटते हैं और इसको फाड़ते हैं। जो फाड़ते हैं वो बोता चिरा। एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जब हम डांस फॉर्म में ये करते हैं तो इसमें जो पैर की पोजीशन होती है उसमें साउंड नहीं आता है, आप बहुत स्लो मूवमेंट होती है, जैसे मार्शल आर्ट जैसे आपने बताया। तो ये मार्शल आर्ट से जैसे आया हुआ है, वहाँ के लोग जब युद्ध कला से ये चीज़ आया हुआ है, तो अभी जो मैं देखता हूँ जो साउंड की बात आती है, घुंघरू भी लगाते हैं, इस पे पैर पे घुंघरू लगा के भी परफॉर्म करते हैं। हाँ, घुंघरू एक्चुअली मेरा ख्याल से घुंघरू पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हेवी रिदम है ना, ढोल, कड़खा, धुमसा, महुरी, बांसुरी, ये जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इतना लाउडर होता है। तो सराईकला छऊ के लिए ठीक है, क्योंकि उसका पैर पटकने का पैर का आवाज़ आता है, इसके साथ घुंघरू का आवाज़ आता है। लेकिन हमारा जो मूवमेंट, ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं कि जो पैर भूमि पे ऐसे ऐसे जो साउंड निकले। हाँ। ऐसा नहीं, क्योंकि नाट्यशास्त्र के अनुसार ये आकाशचारी नृत्य, आकाशिकी, भूमिचारी नहीं है। अच्छा। तो जितने डांस होता है, एक भूमिचारी होता है, एक आकाशचारी होता है। हमारा आकाशचारी डांस है। अच्छा। तो जितना भी हमारा मूवमेंट है, किसी में पैर पटकने का, पैर में आवाज़ आने वाला मूवमेंट कुछ नहीं, क्योंकि ये मार्शल आर्ट से आया। ये अगर पैर हम यूज़ करते हैं ना,
तो दुश्मनों को तभी चल पता चल जाता है कोई आ रहा है मारने के लिए। हम्म। तो इसलिए हम छुप छुप के वार करते हैं ये सब। तो घुंघरू पहनते हैं, मैं वही सोचा कि ये अभी का ट्रेडिशन नहीं, है या शायद ये बाद में लैटर पीरियड में घुंघरू यूज किया मेरे ख्याल से। जब से ट्राइबल टेक्निक उसमें घुस आया और फोक मूवमेंट्स आया, जो ग्रुप डांस वगैरह, तब भी घुंघरू। लेकिन ये जो जितना लाउडर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें घुंघरू का कोई मायना नहीं रखता। मतलब घुंघरू का आवाज़ का कोई मतलब सुनाई नहीं देता। सरदार जी एक जी बता, इसमें जो डांस करते हैं जनरली सारे जेंट्स होते हैं मैक्सिमम, अब लेडीज बड़ी कम दिखते हैं इस फॉर्म में। क्या लेडीज ये थोड़ा सा मतलब इस फॉर्म में आने में थोड़ा सा फिटनेस या बॉडी लैंग्वेज उड़ीसा में पता नहीं मुझे क्या है, तो बड़ी कम दिखते हैं ऐसे ये फॉर्म में। नहीं, एक्चुअली ये तो मेल ओरिएंटेड डांस है। तो फाइट तो मेल लोग करते थे ना। हम्म। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और ये जितने भी रानियां हाँ। वार करते हैं वो अलग बात है। लेकिन जो जमीन से जमीन से काम करते हैं वो लड़के लोग करते हैं, पुरुष लोग ग्राउंड करते हैं। लेवल पे जो हाँ हाँ। शायद ये हुआ होगा कि इनका नारी लोगों का चतुरता, ब्रेन और डिप्लोमेसी के लिए ये सब करते थे। ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हमारा पुराना शास्त्र में भी है। बलराम जी का पत्नी जो रेवती, वो भी युद्ध कला में पारंगता थी। और बहुत सारे रानियां भी, दुर्योधन की वाइफ भी, उनकी भी जो है। लेकिन पहले से मैं देख कर आ रहा हूँ कि सब मयूरभंज में जो करते हैं सब लड़के लोग करते हैं। और वही लड़के लोग लड़की बन के लड़कों का साथ नारी भूमिका वो लड़के लोग ही करते थे। अच्छा, आजकल हो गया लड़की लोग आ गए, ठीक है। अभी कितना सर उड़ीसा में तो मुझे नहीं पता है इतना, वो तो आपसे पता चलेगा। उड़ीसा में इसको किस तरह देखा जाता है? एक बहुत रिनाउंड डांस फॉर्म देखा जाता है, ये कैसा सर? मुझे लगता है कि शायद ओडिसी जितना घर घर में लोग जानते हैं, बहुत रेयर लोग होंगे जो मयूरभंज छऊ के बारे में, जो हमारा उड़ीसा का कल्चर है उसके बारे में बहुत रेयर ही लोग जानते होंगे। मैंने फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जब संगीत महाविद्यालय में एडमिशन लिया तभी मैं छऊ क्या है मुझे पता नहीं था। मैं जब देखा डांस फॉर्म को देखा और ग्रुप डांस, सोलो डांस, मेरा गुरुजी नटराज कर रहे थे, ये सब देखा, तब भी मुझे पता चला कि ये एक नाट्य है। मतलब जो करते हैं हम अनुकरण करके करते हैं ना। हाँ। शास्त्र में कहा जाता है कि नाट्य जो होता है वो अनुकरण से निकलता है। जैसे कि अन्यत भावाश्रयं नृत्यम, नृत्यम ताललयाश्रयम, अवस्थानुकृतिर्नाट्यम दशद्वैवर्षाश्रयम। नृत्य में भाव होता है, नृत्य भावाश्रित होता है। इसका मतलब नहीं है कि उसमें ताल नहीं है, लय नहीं है। ताल लय है, लेकिन मेजर रोल भाव का होता है। और नृत्य जो होता है ये बिल्कुल ताल और लय का ऊपर आधारित होता है। उसमें भाव तो रहता है लेकिन भाव माइनर हो जाता है। ताल लय पक्का। थोड़ा ताल के बारे में बताइए ना सर। ताल तो बहुत है। जैसे उसका ब्रेक नहीं होता, एक ही चलता है मयूरभंज छऊ में ताल जो है आपका? नहीं, मयूरभंज छऊ में जो लास्ट पार्ट है नाटकी, आप जो अभी बोल रहे थे कि चार जो सेगमेंट, हाँ। नाटक मयूरभंज छऊ में 3 सेगमेंट होता है। जैसे कि चाली विलंबित लय में होता है, नाटक वो मध्य लय में होता है, और नाटकी द्रुत लय में होता है। ये टेम्पो बढ़ जाता है, विलंबित, मध्य, द्रुत।
ये लम्हे शुभ होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नाटकी में जितना बोल हम सुनते हैं, हम्म, ये सब एक ही ताल में होता है। मयूरभंज छऊ में या सरायकला छऊ में जितने भी ताल नाटकी का ताल होता है, ताल एक ही होता है, जैसे एक बिल्कुल, लेकिन बोल अलग अलग होता है। जैसे कि रामशोक में ताड़ेन डे ने दा डेन ता खेता खिट किता रुरता खिट खेता खिट किता रुरता खिट खेता खिट किता, वही ताल चलता रहता है। हम्म, फिर हम आगे शिकारी डेन डेन दा डे डेन डे दा डेन डेन दा डेन डे दा डेन डेन दा डेन तक ताले खिटी ताले खिटी ताले खिटी ता तक ता, ये गया शिकारी का। हाँ, फिर बाद में आया जम्बुवान डेन तक डेन के ताक डेन के ताक डेन के ताल खेटे खेटे ताल खेटे खेटे ताल खेटे ताल खेटे के ताक डेन तक डेन के, ये वही ताल वही लय, मतलब एक ही Same लय tempo में। चल रहा हाँ है। हाँ। फिर देखिए एक जोड़ी डांस है, डुएट गीता, जिसमें धा घड़े ने धा घड़े ने दा डेन दा डेन दा डे दा डेन दा डे दा डेन ताड़े ता तकिता धा घड़े ने धा घड़े ने दा डेन। ऐसे ही जितने आइटम आज तक हुआ है सबका ताल एक है, लेकिन बोल अलग है। हम्म, बोल एक होगा तो लोग बोर हो जाएंगे ना, बोल अलग है, लेकिन बेसिक जो ताल होता है, जो तीसरा एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन 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 होता है। चतुरस्र जो होता है जे धक गिन तीन एक धिन धक एक दो तीन चार, ऐसे ही मिश्र ताल होता है। कोई दो तीन छंद होता है, कोई तीन दो छंद होता है, कोई तीन दो दो छंद होता है, कोई तीन चार छंद होता है। वही तीन चार जो भी काउंटिंग हुआ, तीन दो दो, वही तीन दो दो क्या हुआ, सात हुआ, हाँ, तीन चार सात हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैं अगर कहूँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे अभी। जो ये डांस जानता है उसका समझ में आ जाएगा। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोग इतना में तो बहुत कुछ जानने को मिला, भी हमें भी मिला है। जैसे कि जो सेगमेंट्स है, ये 3 सेगमेंट्स हैं, और आपने जो आप जब भी परफॉर्म करते हो, जो कोरियोग्राफी करते हो सर, एक सेगमेंट आपने ऐड किया है उसमें, हाँ, मैं इसलिए ऐड किया वो क्या सेगमेंट है सर? कि मैंने मेरा जितने कोरियोग्राफी है, चक्रव्यूह हो, दांडी महाभारत हो, कुमुदबंधु हो, स्वप्न सुहाग हो, आज तक मैंने जितना 8-10 आइटम कोरियोग्राफी किया, सबका लास्ट में एक सेगमेंट मैंने छोटा सा जोड़ लिया इसको। वो है नटकथा। अच्छा, जैसे कि चाली नाटकी नटकथा। नटकथा का मतलब होता है, तो मैंने तो पहले बोल दिया कि हम ये प्ले है। थोड़ा नाटक के साथ मिलता जुलता है हमारा छऊ। क्योंकि देखिए, नाटक का पूर्व रंग होता है, पूर्व प्रस्तुति जो होता है, प्रस्तुति से पहले हम मंच का परिकल्पना करते हैं। मंच हमारा वही विकृष्ट मध्यमा रेक्टेंगुलर स्टेज हमारा, छऊ में भी ऐसा है। आज आप देखिए बारीपदा जाके छऊ का स्टेज है, वो चतुरस्र नहीं है, मतलब चतुरस्र मतलब वर्ग क्षेत्र जो कहते हैं, ये हमारा स्टेज आयत क्षेत्र होता है। वो नाट्यशास्त्र में लिखा है विकृष्ट मध्यमा में राजा देवता ये सब अभिनय करते हैं। तो हमारा छऊ का मंच रहा रेक्टेंगुलर। जब नाटक शुरू होने से पहले घोट सिस्टम हमारा है,
बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ तो कहने का हाँ समय हम थोड़ा प्रिसाइज करके बोलते हैं। हाँ हमारा छऊ में घट है, नाटक में हम भी कलश लगाते हैं। हमारा यात्रा घट निशा घट होता है छऊ में। और जब नाटक प्रस्तुति होने से पहले नाटक में एक जर्जर ध्वज आता है। जर्जर ध्वज 5 लकड़ी में बना जाता है नाट्यशास्त्र के अनुसार। सर्वाग्रे सबसे पहले ऊपर जो लगता है वो ब्रह्मा जी रहते हैं उसमें, वो सफ़ेद वाला झंडा लगता है उसमें। इसके नीचे भगवान शंकर रहते हैं, इसमें ब्लू कलर का झंडा लगता है। और इसके बाद आ गया नारायण या विष्णु का स्थान, उधर पीता जो येलो कलर का झंडा लगता है। इसके नीचे स्कंद कार्तिकेय जो देव सेनापति, उसके लिए लाल कलर का झंडा लगता है। और जो आखिर में नीचे रहता है तक्षकादि नागगण, मतलब श्लोक में लिखा है शेष वासुकी तक्षकाहा। शेषनाग सबसे बड़े भाई जो है विष्णु जी को, जो क्षीर सागर में लेटा के रखे हैं, वो शेषनाग, वो बड़े भाई है। इसके दूसरा है वासुकी, जो हमारा कहावत है वो पृथ्वी जिसका सर्प है। और शेष वासुकी तक्षक कहा। तक्षक भागवत में जो है परीक्षित जो तक्षक दंशन किया, वही वाला तक्षक। ये सब नाटक में होता है। लेकिन छऊ में एक शुभ दंड आता है, लोकल लैंग्वेज में शुभ बाड़ी कहते हैं इसको, हरिपदा में। इसमें भी आम का, नीम का, जामुन का, जो बैर का और घास जो दुर्वादल कहते हैं हम, ये 5 ये यूज होते हैं, पत्तियां उसमें लगता है। उसी के हिसाब से विष्णु सहस्त्र नाम में एक न्यग्रोध उदुम्बर अश्वत्थ चाणुरंध्र निषूदन, न्यग्रोध उदुम्बर अश्वत्थ, ये सब पता उसमें लगता है। जैसे कि नाट्यशास्त्र में हम जर्जर जब आता है तभी समारोह में इसको ढोल ये बजा के सब इंस्ट्रूमेंट के साथ रोपण करते हैं, इसको ऐसा ही होता है। और वो प्रतिष्ठा होता है फिर कि किस में, पंचगव्य में प्रतिष्ठा होता है, वही 5, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। और पंचवर्ण का मुरुज होता है जो वेदी में ये करके इसको पूजन किया जाता है। ये बिल्कुल वही। तो बाद में क्या होता है फिर, जब शुरू होता है नांदी पाठ होता है नाटक में। नांदी पाठ में देवता को, राजाओं को और जो स्टेज का जो मैनेजर अरेंजमेंट करता है, इन लोगों को सब वंदना किया जाता है। हमारा छऊ में भी ऐसा है, धुमाल म्यूजिक। तो आपको तो सर, आपने जो सेगमेंट ऐड किया, तो आपको तो छऊ वाले, जो मयूरभंज छऊ वाले बोलते होंगे कि आपने पुराने जो कल्चर है उसको चेंज कर रहे हो आप। तो मैं क्या चेंज किया? इसके लिए आपको कुछ मेरा कोई भय नहीं इस सब में, क्योंकि मैं सही बात बताता हूँ। मान लीजिए नाटक आपने तो फिर इंटरप्शन कर दिया, मैं जो धारावाहिक जाता था वो गलत हो गया। मैं पहले से आपको क्लियर करता हूँ। जो मैंने ऐड किया नाटक में, नाटक का जो पंचसंधि होता है, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियत फल प्राप्ति, फलागम, ये जो 5 होता है, चाली, नाटकी, ये तीनों में ये सब आ जाता है। लेकिन नाटक का जब खत्म होता है, इसमें एक भरत वाक्य होता है जो कहते हैं सत्यमेव जयते, ये सब कहते हैं। और कुछ मैसेज ऑडियंस के लिए
तो क्यों ऑडियंस देखेगा? अगर ऑडियंस के लिए कुछ शिक्षणीय चीज़ नहीं रहेगा तो ऑडियंस क्यों देखेगा? ऑडियंस आके रात निद्रा होगा, वो देखते रहेगा, सुबह चला जाएगा, बस भूल जाएगा। नहीं, उसके लिए एक कुछ मैसेज होना चाहिए, जो है लास्ट को हम जो संलाप कहते हैं, डायलॉग्स, वो जब जाता है बीच में वो संवाद बन जाता है। वो जब ऑडियंस का पास पहुंचता है वो वार्ता बन जाता है, वो कुछ मैसेज देता है। इसीलिए मैंने नाटकथा उसमें जोड़ा। ये पहले हम नाटक जैसे ढंग से शुरू करते हैं, फिर बाद में नाटक में और एक है क्या, ये जो नाटक में ख़त्म हो जाता है, ये तो सुखांत होता है, जो कॉमेडी, मतलब खुश हो गया। लेकिन उसमें भी डिनोमा होता है, एंटी क्लाइमैक्स होता है। जो मैंने चक्रव्यूह का बात कर रहा हूँ, चक्रव्यूह में ये सब जो मुझे किसी ने पूछा कि आपने तो ख़त्म कर दिया नाटक में, फिर सैल्यूट क्यों करते हैं? मैंने कहा देखो, सप्तरथी वो कोई आम आदमी नहीं है, वो धीरोदात, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत ऐसे नायक है। ये पंडित लोग हैं, ये ज्ञानी है। लेकिन ये अगर अभिमन्यु को वध नहीं कर पाते तो बदनाम होते। वध कर लिया अन्याय करके, फिर भी बदनाम हुआ, क्योंकि जो नीति निर्धारण किया गया था वो ये कुछ नीति माना नहीं। तो बाद में उनका ऑप्शन था तो कैसे ही मारेंगे, मार दिया, खुशी में डांस कर लिया। डांस करने के बाद फिर भी ये वीर है ना, उनका अंदर में आया नहीं हम जो किया गलत किया। तो लास्ट को ये सैल्यूट करते हैं, और सैल्यूट करके मुंह ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, नहीं ये हम देख नहीं पाएंगे। वही लोगों ने तो जो रिपेंटेशन होता है ना, ये मूर्ख लोगों का नहीं होता है। जो शिक्षित लोग जो गलती कर दिया, अरे भाई ये तो मैं गलती कर दिया, सही में सॉरी, वो माफ़ी मांग लेते हैं। ये वही चीज़ है। तो नाटक में है, नाटक का जो ढंग, उसी ढंग से शुरू किया, नाटक का ढंग से ख़त्म करेंगे। मेरा जितना भी कोरियोग्राफी है सब में, उसमें ताल नहीं है, सिर्फ एक पैथोस ट्यूनिंग में वो एंड होता है। और ये ऐसा ही अभिनय करते हैं, हाँ ऑडियंस को समझ में आता है, हाँ ये जो किया ये गलत ही कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको लगता है कि इसके लिए और भी ऐड आनी चाहिए, स्कूलों में सेमिनार होने चाहिए, कॉलेजेस में बड़े बड़े जितने सेमिनार फंक्शंस होते हैं, जब बड़े बड़े गवर्नमेंट्स इवेंट्स होते हैं, वहाँ इसको ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए इस आर्ट फॉर्म को? हाँ आर्ट, ताकि लोगों के प्रति ये इसके प्रति मतलब जानकारी प्राप्त हो। और दूसरी बात है, लोगों को अगर ये जानकारी हो गई, ये फॉर्म को देखने में भी मज़ा आता है। हाँ। अगर नॉलेज नहीं हो, आपने इतने सारे बात बताया, अगर मुझे ये चीज़ पता है तो अगर देखूंगा, तो आप जैसे आप सीता की बात कर रहे हो, प्यार से करता हो, अगर मुझे पता चला कि ऐसा करते हैं, ये फॉर्म को लाया, तो मुझे देखने में और इंटरेस्टिंग लगेगा चीज़ों को, कि कितना इसमें मेहनत है। तो गवर्नमेंट को इसके प्रति, उड़ीसा गवर्नमेंट जैसे आप वहाँ पर रहते हैं, तो इसके लिए एक अलग सा यूनिवर्सिटी या इसके ऊपर रिसर्च सेंटर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चाहिए। जानना चाहूँगा। लास्ट ईयर एग्जैक्ट डेट मेरा याद नहीं, मयूरभंज महोत्सव भुवनेश्वर का उत्कल मंडप में 2 दिन या 3 दिन करवाए थे। तभी हमारे चीफ मिनिस्टर आए थे। चीफ मिनिस्टर भी केवंझर का आदमी है, उनको पता है मयूरभंज, केवंझर, ढेंकानाल, बणई, नीलगिरी, ये सब में मयूरभंज छऊ स्प्रेड हुआ था। लेकिन आज सबसे सिकोड़ के मयूरभंज में वो वही जड़ है और कहीं नहीं है। तो इन्होंने कहा, मैंने तो गया नहीं था, लेकिन जिन्होंने गए थे सब कहा कि मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया मयूरभंज छऊ डांस के लिए एकेडमी होगा, मयूरभंज छऊ डांस के लिए रिसर्च सेंटर होगा, ये सब होगा। तो 1 साल हो गया, मैं तो कुछ नहीं सुन रहा हूँ। ऐसा तो है कि सरकार तो आएंगे जाएंगे, 5 साल के बाद कोई भी सरकार है, तो सरकार से
बस जो भी सरकार आए तो मतलब इस आर्ट फॉर्म को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम आपके उड़ीसा में हम कटक देखें या भुवनेश्वर देखें जो अलग स्टेट है, अगर वहाँ किसी बच्चों को बोलें कि आपको डांस घर में भी अगर बात करें कि डांस सीखना है बच्चों को, वो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म को बोलेंगे या ओडिसी बोलेंगे। बस जबकि उड़ीसा में एक 2 क्लासिकल डांस अगर हम जानते हैं तो एक मोरवन छऊ है, एक ओडिसी है। तो इसको दोनों को सेम प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए हाँ इंटरनेशनल हाँ स्टेज में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों को सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ओडिसी का जितना डेवलपमेंट हो गया, बहुत हो गया, वो डेवलप्ड फॉर्म है, बट मयूरभंज छऊ इज ए डेवलपिंग फॉर्म है। हाँ, जस्ट अभी वो डेवलप कर रहा है। इतिहास से मुझे जो मालूम हुआ कि सबसे एक्सपेरिमेंट हुआ था महाराज महाराज प्रताप चंद्र भंज, जो पूर्णचंद्र के छोटे भाई थे। पूर्णचंद्र जी का तो कोई बेटा नहीं था, इसलिए छोटे भाई शासन किया। बाद में तो इंडिपेंडेंस आ गया। तो उसी का टाइम को सभी इतिहासकार सभी मानते हैं कि मयूरभंज छऊ का सुवर्ण युग है। जो जितना भी एक्सपेरिमेंटेशन उसी टाइम पे हुआ है, और किसी का ये टाइम में नहीं हुआ था। क्योंकि पूर्णचंद्र भंज का टाइम में उनके बड़े भाई जो है, पूर्णचंद्र भंज जी का टाइम में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन वो जब आए कटक में, कुछ राजा महाराजाओं का सम्मेलन था, उधर वो छऊ प्रस्तुति किया। लेकिन ढेंकानाल राजा ये 2 उस्ताद को सिखाकर ले गए। जब उनका नोटिस को आया कि हमारा उस्ताद लोग ढेंकानाल राजा ने सिखाकर समझा बुझा कर ले गया, मैं ज़्यादा पैसा दूंगा, जो इतिहास कहता है। हाँ, तभी वो आके छऊ बंद कर दिया, अच्छा। स्ट्रिक्टली छऊ बंद कर दिया। बाद में फिर जब उनके छोटा भाई प्रताप चंद्र जी ने आए, तभी फिर छऊ शुरू हुआ और फुल फ्लेज में बहुत डेवलपमेंट उसी वक्त भी हुआ। और जो मास्क तो अबलिश हो गया था महाराज श्री रामचंद्र भंज जी के समय में। 1911 में, वो 1901 से 1912 तक थे श्री रामचंद्र भंज, जो इतिहास कहता है। तो 11 को ब्रिटिश का राजा आए थे पंचमजर भारत भ्रमण में। उनको उनका सम्मान के लिए कलकत्ता में कुछ जितने राजा महाराजाओं ने कुछ लेके आए। लेकिन उस वक्त श्री रामचंद्र भंज जी ने 64 डांसर को लेके एक वार डांस कोरियोग्राफी किया था। कैसे लड़ाई होता है, कैसे वॉलेंटियर्स आके जो इंजर्ड हो जाता है इसको लेते हैं चिकित्सा करने के लिए। ये सब बहुत बढ़िया डांस है। वो 64 डांसर को लेके करवाए थे उस वक्त। उसी वक्त मयूरभंज छऊ से मास्क अबलिश कर गया। मेरा ख्याल से करीब कितना हुआ, 1882 से मान लीजिए कि 2 साल ये 90, ये करीब 20-22 साल का मास्क पहनना है। अच्छा। मेरा ख्याल से लगता है कि ये सरायकला स्टाइल जो गुरु आए थे, ये शायद सिर्फ मास्क पहन के नाचना सिखाने के लिए आए थे। लेकिन मेरा ख्याल से और ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ तो सिमिलैरिटी है। ये सब एक ही बेल्ट का है ना, इसीलिए एक दूसरे से हाँ, थोड़ा इन्फ्लुएंस हो। लेकिन थोड़ा आप डीपली देखेंगे तो सरायकला का कुछ प्रभाव उसमें है नहीं।
वो मास्क के सिवा। जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं उड़ीसा में, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, कुनाक फेस्टिवल्स, वहाँ ओडिसी और बहुत सारे मैंने जो देखा है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के डांसर आते हैं, कथकली हो गया अलग अलग। क्या छऊ को भी ऐसे ही वहाँ पर देते हैं प्लेटफॉर्म? कभी कभी देते हैं। मैं मैं इसीलिए जब पूछा। स्टूडेंट था तभी मैं वो कोणार्क फेस्टिवल में डांस करता था, जब जब हमारा धीरेन्द्र पटनायक जी थे। सराईकला का भी कभी कभी होता था। लेकिन उड़ीसा में जो धौली कलिंग फेस्टिवल होता है, तभी इलियाना सितारिस्ट और अरुणा महंती ये दोनों मिलके कुछ किया कि पहले मतलब जितना टाइम होता है हाफ ऑफ द टाइम क्लासिकल डांस होंगे, बाद में मार्शल डांस होंगे, चाहे मार्शल आर्ट हो, फरीखंडा खेल हो, चाहे छऊ हो, ये सब होता है। वहाँ कुनाक फेस्टिवल में नहीं होता नहीं, generally। पूरा फेस्टिवल में नहीं होता है। मैं क्योंकि वहाँ लोग एक जैसे हम बाहर रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स पे रहते हैं, तो लोग जानते हैं कि कुनाक फेस्टिवल होता है इंटरनेशनली, लोग के दिमाग में है, उसका ज़्यादा एक्सपोजर होता है या ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होती है, इसलिए लोग जानते हैं। तो वहाँ हमें देखने को नहीं मिलता ये डांस फॉर्म भी। उड़ीसा को, गवर्नमेंट को, मेरा मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि इस फॉर्म को भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें और वो लोग देखें इस फॉर्म, इतना अच्छा फॉर्म है। तो एक चीज़ आपसे चाहूँगा, 10 साल बाद आप इस आर्ट फॉर्म को कहाँ देखते हैं, मयूरभंज छऊ को? नहीं, वो तो देखिए, गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोणार्क फेस्टिवल कर रहे हैं, मुक्तेश्वर फेस्टिवल कर रहे हैं, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल करते हैं, एक ओडिसी डांस, इंटरनेशनल ओडिसी डांस फेस्टिवल करते हैं। बहुत सारे ओडिसी डांस के लिए फेस्टिवल्स हैं और प्रवासी क्लासिकल डांस के लिए हैं। प्रवासी भी करते हैं अलग अलग स्टेट में, बेंगलोर हो गया, दिल्ली में हो गया, वहाँ भी तो इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, मेरा कहना मानना है। नहीं, ये अभी उड़िया कम्युनिटी ने बेंगलोर में कर रहे थे उसको। मेरा स्टूडेंट लोग गए थे उधर, डांस करके आए हैं अभी अभी, ये 2-4 हाँ, दिन अभी लोग। कि हाँ मैं जानता हूँ कि ऐसे ही जो अलग अलग स्टेट में करेंगे तो फिर हमारी उड़ीसा की जो आर्ट कल्चर, उसके बारे में भी लोग काफ़ी जानेंगे, हाँ हाँ हाँ, और ये अप्रिशिएट, नए वाले जनरेशन इसमें आने को, उनमें इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल से हमारा गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि मैं किसी का विरोध में नहीं बोल रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट नहीं होता है, जो लोग बैठते हैं उस अधिकारी हाँ पोजीशन में, हाँ हाँ, हम उनकी बात कर हाँ। रहे हैं। नहीं, वो मेरा ख्याल से उड़ीसा का पहचान ओडिसी डांस केवल है। राइट। छऊ उड़ीसा का पहचान नहीं है, संबलपुरी उड़ीसा का पहचान नहीं है, और जितने बहुत अच्छा अच्छा फॉर्म है, ये शायद उनके दृष्टि में उड़ीसा का पहचान नहीं है, सिर्फ ओडिसी ही उड़ीसा का पहचान है। हाँ, तो मुझे लगता है उनको उनको ऐसा। हाँ, ये बात बड़ी दुख की बात है, और इतना क्योंकि संबलपुरी डांस है और ये मयूरभंज हाँ, है, बहुत बहुत सारे बहुत। बहुत सारे। और संबलपुरी देखा जाए तो पूरे हर स्टेट में वो गाना बजता है, हाँ लोग हाँ जानते हैं। हाँ हाँ, उड़िया गाना कौन सुनता है, बस। जो आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल। मैंने कभी दिल्ली आ रहा था, उत्कल में शायद, वो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ भी घूम के आता था, उस वक्त कोई गणेश चतुर्थी ऐसा कुछ भसाणी वगैरह वगैरह था, जिसमें रंगवती बाजता था। इतना पॉपुलर गाना रंगवती, हाँ, वो रंगवती ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा आज भी। रंगवती के लिए कृष्णा पटेल और वो क्या, वो मेल सिंगर, क्या नाम है उनका, ये दोनों को उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर डिलीट उपाधि दिया, ऑनररी डिलीट। मैं जब जॉब करता था ओल्ड कैंपस में, उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर में। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर कि जैसे कि मयूरभंज छऊ के जो गुरुज हैं, उस्ताद बोलूँगा क्योंकि ये उस्ताद वर्ड है, तो उस्ताद जितने भी हैं ये अलग स्टेट में हैं सिखाने वाले, ना उड़ीसा में सीमित है कुछ नहीं, गुरुज हैं? अलग स्टेट में है। जैसे कि दिल्ली में जन्मंजय साई बाबू है, वो भी, उनके 2 बेटा, रॉकी और अच्छा नाम क्या है, मैं तो रॉकी और राजा, ये दोनों इस फॉर्म को यूज़ यहाँ पर करते हैं दिल्ली में। और आजकल त्रिलोचन भी गया है, श्री राम भारतीय कला केंद्र में सिखा रहा है। मेरा एक स्टूडेंट आनंद भी है उसमें।
और ग्वालियर में माधव बारिक थे, अभी वो ग्वालियर में है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं। ऐसे कई जगह पे है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर छऊ को बैले ये सब में यूज़ करते हैं, जो देखने को मिलता है। नहीं, जैसे प्रोग्राम्स जैसे होते हैं, इतना फंडिंग तो होती नहीं कि आर्टिस्ट इसमें से अपना जीवन यापन करे या फुल उसमें डेडिकेशन करे। नहीं, ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का मान लीजिए कि बाढ़ आया, हमारा खेती सब खराब हो गया, हाँ, वो गवर्नमेंट रिलीफ देता है। राइट। तो सारा जमीन का मान लीजिए कि मैं 5 एकड़ धान में जितना खर्चा किया वो गवर्नमेंट तो नहीं दे सकता, वो सिर्फ रिलीफ दे सकता है। क्योंकि एक्चुअली हमारा जो कृषिजीवी हम लोग हैं, कैसे भी गवर्नमेंट से मिलता है या नहीं मिलता फिर भी हम कृषि करते हैं। वैसे ही छऊ में जिनका इंटरेस्ट है वो छऊ करेंगे, लेकिन जो रिलीफ मिलता है ये थोड़ा ढंग से मिलना चाहिए। नहीं, वो क्योंकि ये पुराने कल्चर है, ये कथा मतलब जो कर रहे हैं ये उनके, मुझे नहीं लगता कि ये जो पुराने लोग हैं ये आज हैं तो हमें इसके बारे में बहुत चीज़ पता चलता। पता नहीं 10 साल बाद जो नए उस्ताद आएंगे इस फॉर्म को पता नहीं कहाँ से कहाँ चेंज कर लेंगे, या बाजा चेंज होगा, वो वही आजकल वही होता है। बजाने वाले भी चेंज हो जाएंगे, वो हाँ, सेम ताल नहीं मिलेंगे उस समय का जो फॉर्म्स है। तो एक्चुअली साल 1994 क्या 1994 से शुरू हुआ सरायकला में और हमारा मयूरभंज में सेंट्रल एकेडमी ने किया डांस ट्रेनिंग। कुछ डांसर्स होंगे, कुछ म्यूजिशियन निकलेंगे, कुछ महुरी वाले, ये सब के लिए केंद्र संगीत नाटक अकादमी बहुत प्रयास किया। लेकिन मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने मुझे कुछ मेरा एक अनुष्ठान मुझे 10 लाख दे दिया कुछ करने के लिए, थोड़ी गवर्नमेंट खुद आएगा करने के लिए, मुझे करना है। वही दिक्कत हुआ मयूरभंज में, वही दिक्कत हुआ सरायकला में। सही तो यूटिलाइजेशन जब कोऑर्डिनेटर थे एक टूरी बाबू लक्ष्मी नारायण दास, वो गुजर गए बहुत दिनों पहले। वो लेकिन छऊ को इतना प्यार करते थे, ये जब तक थे तब तक SNA प्रोजेक्ट सही ढंग से चलता था। जब से वो गुजर गए, गया ख़त्म हो गया, वो मतलब ये ना कहने का बराबर है कि आजकल का कोई नया पीढ़ी पहले तो पैसा वही होता है, पता नहीं ये पैसों के लिए करते हैं या पैशन के लिए करते हैं, वो मेरा समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने जब डेडिकेटेड होके ग्रेजुएशन का बाद आया और जब मयूरभंज से छऊ भुवनेश्वर को माइग्रेट किया, तभी एकेडमी सेक्रेटरी धीरेन्द्रनाथ पटनायक जी थे। ये शायद 72 या 73 को शुरू हुआ। उधर भी बहुत लोग बोलते थे अरे क्या ये सारा क्लासिकल इंस्टीट्यूट है, जो DN पटनायक जी ने मुझे बोल के गया। वो विरोध करने लगे, नहीं नहीं ये क्लासिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ फोक कैसे रह सकता है। देखिए ऐसे मानसिकता है लोगों का। लेकिन पटनायक जी ने उस वक्त क्या कहा जानते हैं? पटनायक जी ने कहा आपका ओडिसी डांस वो क्लासिकल है, लेकिन जो गाना गाते हैं वो क्लासिकल है क्या? जो मर्दल बजाते हैं ये क्लासिकल है क्या? ऐसे मिनिस्टर के पास बहस हुआ, बाद में मयूरभंज छऊ को इंक्लूड किया गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर। एक चीज़ पूछो, अभी जो जनरेशन के लोग डांस फॉर्म में आ रहे, आप क्या उनको बताएंगे कि
मतलब कैसा उनको मैसेज देंगे इस फॉर्म में जो कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो- पैसा इनकम करना तो सर मुझे नहीं नहीं, लगता है कि पैसा तो बड़ी टफ है, हाँ, फैमिली पैसा तो चलाना बड़ी मुश्किल हो हाँ जाएगा, हाँ, क्योंकि पैसन हर जगह पहले ज़माने में उतना नीडी नहीं था, अब तो कहीं भी जाओ पैसा चाहिए, बिल्कुल ट्रैवल करो बिल्कुल पैसा चाहिए, बिल्कुल। कहीं भी जाओ रुको पैसा चाहिए, खाना खाओ पैसा चाहिए। तो हम्म। अभी के आर्टिस्ट को सर सरवाइव करना, खासकर ऐसा फॉर्म जो इतना फेमस नहीं है, मतलब है तो सभी जानते हैं लेकिन बट लोगों के सामने नहीं है, बट इसमें सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट तो है सर। क्या हाँ मैसेज हाँ देना हाँ, चाहोगे सर आप? ये गवर्नमेंट भी ज़्यादा सचेतन होना चाहिए। हमारे जो डांसर छऊ फील्ड में जो आर्टिस्ट हैं ये भी वो उसी तरह सचेतन होना चाहिए, क्योंकि ये कला हमारा है। आज कोई गवर्नमेंट है फिर 5 साल में नहीं रहेगा, ये तो लेकिन कला तो हमारा ही रहेगा ये तो ना। सदियों से आ रहा है पूरा। हाँ, सदियों से आ रहा है, तो कला तो हमारा ही है। तो हमको परिचय कौन प्रदान किया? मैं थोड़ी IAS ऑफिसर हूँ या डॉक्टर हूँ, हम्म, तो मेरा पहचान क्या है? चाहे मैं पूरी का आदमी हूँ, फिर भी तो मयूरभंज का कला करता हूँ ना, हम्म, मयूरभंज के लिए डेडिकेटेड हूँ। और पटनायक जी ने उस वक्त बोल रहे थे कि सदाशिव मैंने इसीलिए लाया कि एटलीस्ट शिक्षित माहौल को अगर छऊ आएगा तो छऊ का डेवलपमेंट होगा। स्प्रेड भी करेगा। हाँ, क्योंकि ये शिक्षित लोग छऊ को समझेंगे। कोई ऑडियंस, जनरल ऑडियंस देखा तो हाँ छऊ ठीक है, देख लिया वो चला गया। लेकिन अगर वो फॉर्म का बारे में कोई जानता है, फॉर्म को ठीक पहचानता है, वो अगर देखता है तो उनको वो चीज़ में मजा आएगा। वो चीज़ मज़ा आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई देखने के लिए आया मयूरभंज। और एक बात है, मेरा एक हमारा कॉलेज के ज़माने में गुरुजी कर रहे थे, 2 लड़के गुरुजी नटराज नाच रहे थे, 2 लड़के उठ के गए कि चलो चाय पी के आते हैं। नारी देखेंगे, नारी चाय पी के आते हैं तो आने का बाद में ये जो पैर ऊपर है ना, ये नीचे धीरे धीरे जाता रहेगा। मतलब मयूरभंज छऊ इतना स्लो, उनका कहने का मतलब है हम चाय पी के आते तक ये पैर ऐसे ऊपर रहता। हम्म, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्पीड चाहेंगे तो मयूरभंज छऊ का नेचर हम परिवर्तन कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता। मयूरभंज छऊ जो चाली, नाटा नाटकी, विलंबित, मध्यम, द्रुत लय, ये रहेगा और रहना चाहिए। किसी किसी पुराने आइटम में ये जो सेगमेंट ये थोड़ा नहीं है, बस मतलब बहुत पुराना जो आइटम है, जिस वक्त विषय वस्तु नहीं था, कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं था। मान लीजिए कि रंगपंडा, रंगपंडा मतलब पंडा हम किसको कहते हैं? मेल बफालो, मेल बफालो को हम पंडा कहते हैं। पंडा का रंग, पंडा कैसे लड़ाई करते हैं, कैसे उनका जो भिगरस मूड कैसे दिखाते हैं, ये सब जो होता है ये थोड़ा विषय वस्तु तो नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइटम है। ऐसे बहुत, जैसे महाराज बहादुर, दुश्मन पछाड़, अजान बाहू, धुंधु पेचा, ये सब एक एक कैरेक्टर को लेके किया गया है, इसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं है। देखो बहुत आपसे तो बहुत कुछ जानने को मिला, और मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी मयूरभंज छऊ के बारे में बहुत सारा बारीकियां जानने को मिला आपको भी, और अभी जब भी मयूरभंज छऊ देखेंगे तो आपको शायद वो सारा चीज़ देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि मज़ा भी आया होगा। और उस्ताद जी पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू इतना कुछ समझाने के लिए और इतना कुछ जानकारी देने के लिए। शायद मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, और ऑडियंस जो जानते हैं तो उनको तो है ही है, और तो जैसे नॉर्मल लोग के लिए तो बहुत कुछ जानने को मिला है। और मैं आशा करूंगा गवर्नमेंट से भी कि इस चीज़ को
जहाँ हमें मिल सके इसके बारे में लोगों के सामने जाके बताए, बड़े बड़े हमारे उस्ताद हैं उनको ये मौका दे और इसको बचाने के लिए जितना से ज़्यादा संभव हो सके वो करें। थैंक यू।